हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित के एक्सरसाइज 1.2 के 5वें सवाल को सरल करने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू द पावर n अंक 0 पर कभी समाप्त हो सकती है। तो ये बात प्रूव करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो n है एक प्राकृतिक संख्या है, और जब 6 टू द पावर n का मान ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 0 है, तो जो 6 टू द पावर n है वो कहीं ना कहीं 5 से डिवाइडेड होगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है और 0 जिस संख्या के अंत में होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है। इसलिए यहाँ पर जो 6 टू द पावर n है उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3 टू द पावर n। कोई फ़र्क नहीं होगा इस तरीके से लिखने से। इसका अर्थ ये है कि 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः 6 टू द पावर n का कोई भी जो गुणनखंड है वो 5 नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जो 6 टू द पावर n है उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 इंटू 3 टू द पावर n है। अब ना तो 2 5 से डिविजिबल है और ना ही 3 5 से डिविजिबल है। अतः इसका कंक्लूजन ये है कि जो 6 टू द पावर n है वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो यानी कि ये जो बात लिखी हुई है कि n के लिए 6 टू द पावर n अंक जो है वो 0 पर समाप्त हो सकती है, तो बिल्कुल भी समाप्त नहीं हो सकती। 0 पर समाप्त होने का मतलब है कि 5 से डिवाइड हो जाना। लेकिन जो 6 है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 होता है। 2 और 3 में से कोई भी 5 से डिविजिबल नहीं है। अतः 6 टू द पावर n अंक पर n के लिए 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकता है। तो ये था इसका सल्यूशन। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम देखेंगे अगला सवाल। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब ये था 5वां सवाल। छठा सवाल ये है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं। अभाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये है छठा सवाल। छठा सवाल है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हल, कैसे इसको साबित करना है कि ये अभाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 7 गुणे 11 गुणे 13, इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1001 और इसमें प्लस 13 करेंगे तो वो हो जाएगा 1014। अब जब हम 1014 का अभाज्य गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो हम देख पाएंगे कि पहले 2 से काटेंगे इसको, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये 507 आ जाएगा। और फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे आपकी 3 अक्कम 3 और 1 बचेगा 3 त्रिक्का 3 छक 18, 2 बचेगा तो 20 और फिर यहाँ पे 2 बचा तो 27, 3 9 27। फिर 3 से नहीं कटेगा, ये 13 से कटेगा। 13 13 169 और 13 अक्कम 13, तो ये पूरा यहाँ पर कट गया। अतः चूँकि जो दी हुई संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः ये एक भाज्य संख्या है। क्योंकि यहाँ पर जो संख्या लिखी है ये 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इस संख्या को हम एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए एक भाज्य संख्या है। और माफ़ करिएगा, यहाँ पर भाज्य संख्या साबित करना था। तो भाज्य संख्या क्यों है,
और ये जो सवाल है इसे भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब गुणा करेंगे दोनों को, दूसरा जो कंडीशन है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 + 5, इसको जब गुणा करेंगे कुल मिला करके तो ये आता है 5040 + 5। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5045। और 5045 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो यहाँ पर कैसे कटेगा। 5000 को सबसे पहले 5 से काटेंगे, 5 × 5 5 × 0 5 × 0 और 5 9 45, 1009 आ गया। 1009 सिर्फ 1009 से कटेगा, तो इसका भी जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे भी व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए ये दोनों संख्याएं जो हैं एक भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर 7 × 11 × 13 + 13 और ये दोनों की दोनों भाज्य संख्याएं हैं। सीधा सा मतलब ये है कि इन दोनों को भाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जल्दी से, इसका हटा देता हूँ इसको मैं। अब हम सॉल्व करेंगे 7वां प्रश्न। 7वां क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जो सोनिया है उसको 18 मिनट लगते हैं और इस मैदान का चक्कर लगाने में रवि एक लड़का है उसको 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलें, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल पाएंगे। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ से सोनिया और रवि दोनों चलते हैं, तो चूँकि दोनों की जो है चाल अलग अलग है, इसको 18 मिनट लगते हैं, इसको 12 मिनट लगते हैं, तो ये आगे पीछे हो जाएंगे। इसकी चाल तेज़ होगी, इसकी चाल कम होगी, तो ये आगे निकल जाएगा रवि, सोनिया पीछे रह जाएगी। तो एक समय दोबारा से कब आएगा, जब वो दोनों एक साथ मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसे सवालों को सरल करने के लिए हमें दी गई संख्या का जो है एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ पर हम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। जो उसका एलसीएम होगा वही समय होगा जिस समय पर सोनिया और रवि दोबारा एक साथ मिलेंगे। तो यहाँ पर 18 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 3 × 3, और 12 का करेंगे तो मिलेगा 2 × 2 और × 3। तो इस तरीके से हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। अब इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 2 × 2 × 3 और × 3। तो यहाँ पर ये इसका एलसीएम होगा कुल मिलाकर के 36। तो जो एलसीएम आएगा उतने ही समय पर सोनिया और रवि दोबारा मिलेंगे इस स्थान पर। तो 36 मिनट बाद पुनः वापस सोनिया और रवि एक स्थान पर मिलेंगे। तो ये था सवाल नंबर 7। इसमें ये बताना था कि दो सोनिया और रवि हैं, 18 मिनट चक्कर लगाने में इसको लगता है, रवि को 12 मिनट, तो पुनः वो एक साथ कब मिलेंगे, तो इन दोनों के एलसीएम के बराबर 36 मिनट के बाद वो पुनः मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 1.2 के सारे सवाल को सरल कर लिया है। अगर आपको और अभ्यास के सरल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। कोई सवाल नहीं समझ में आया है तो उसे दोबारा से आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा से समझा सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करिए हमारा चैनल।